अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने फेसबुक पेज पे और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज जो वीडियो बना रही हूँ मैं, इस वीडियो में 2 से 3 चीज़ें हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी वो ये है कि बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन बजट के बाद जो हक़ाइक़ सामने आए हैं और जो कुछ बजट में कहा गया, जो पेश किया गया और जो कंडीशंस IMF की मानी गई हैं, उसके बाद ये जो हुकूमत है इसके नट बोल्ट जो हैं वो कसने के फैसले कर लिए गए हैं। जी, बड़े अहम फैसले किए गए हैं जिनके ऊपर आज मैं डिटेल बात करने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ आज की इस वीडियो में बताऊँगी। एक रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है, इस बजट के बाद। वो रिपोर्ट ऐसी है, उसमें अदाद-ओ-शुमार ऐसे हैं, हक़ाइक़ ऐसे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं कि जिसने मुख्तलिफ हलकों में भी हलचल मचा दी है। जी हाँ नाजरीन, वो रिपोर्ट, उसके अदाद-ओ-शुमार, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं वो मैं आगे चलकर शेयर करूंगी। लेकिन इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि कप्तान आज तक जो भी बात कहता आया था वो सारी की सारी बातें सच साबित हो रही हैं एक एक करके, और उसके बाद कप्तान की अगली स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। कप्तान का जो काम है वो आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से, ये मैं वीडियो में आगे चल के डिटेल से ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगी, आपके साथ मैं शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि जितनी भी मुस्तनद खबरें हैं, जितनी भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच सकें। खैर, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगी। मैं आती हूँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो बजट पेश किया गया, ठीक है। बजट जो पेश किया गया है, इससे पहले इम्पोर्टेड हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि हमारा ख़जाना खाली है। भाई, ख़जाना खाली है, बजट आपने पेश कर दिया है, तनख्वाहों में आपने इजाफा कर दिया है। कैसे? वो तनख्वाहें आपने कहाँ पूरी करनी है? सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों में और पेंशन्स में इजाफा किया गया है। तो नाज़रीन, ये जो इजाफा है, तनख्वाहों का इजाफा 15% है, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, सीधा सीधा 15% इजाफा कर दिया है। और जो पेंशन्स हैं उसमें उन्होंने 5% इजाफा कर दिया है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का एग्जीक्यूटिव अलाउंस जो है उसमें 150% इजाफा किया गया है। 17 ग्रेड वाले जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है कि 150% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया, उसमें एलीट ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि एक तरफ कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा खजाना खाली है, तीसरी तरफ वो ये कह रहे हैं सारी सब्सिडी खत्म कर दो, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों को नवाजा जा रहा है जो कि सरकारी मुलाजमीन है। अब बोझ जो डाला जा रहा है वो किसके ऊपर डाला जा रहा है? तबका कौन सा ज्यादा पिस रहा है? पहले तो हम देखते थे कि लोअर तबका जो था वो सबसे ज्यादा पिसरा था, लेकिन अब आके जो मिडिल क्लास है वो भी इस नरगे में आ गई है। और अब आकर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद भी उनको फायदा ही फायदा, इजाफा हो गया है। और जो इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन है, 15% उनकी तनख्वाहों में इजाफा। अब जहां पे आम आदमी की जरूरत है आटा, पंजाब में आटा बहरान जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, ठीक है। आम आदमी को ना तो पेट्रोल से गर्ज है, आम आदमी को ना तो किसी और से गर्ज है, ना ही उनको इंपोर्टेड अशिया से गर्ज है, ना ही उनको सरकारी मुलाजमीन की, क्योंकि वो तो मजदूरी है ना, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ीदार तबका है, उनके लिए तो आटा मैटर करता है, उनके लिए तो अशियाए जरूरिया जो है वो मैटर करती हैं। पेट्रोल जो है, अब पेट्रोल उन्होंने दिन ब दिन उसकी कीमतों में इजाफा करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया है कि 240 रुपए तक ये जाएगा। ये कहने की बातें हैं, क्योंकि ये वही हुकूमत है, ये वही मिफ्ता इस्माइल साहब हैं जिन्होंने ये कहा था जब पेट्रोल की कीमत एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़ाई गई थी, 60 रुपए कर दी गई, 60 रुपए बढ़ाकर 200 का हिंसा क्रॉस कर गई थी, तो तब यही मिफ्ता इस्माइल साहब से जिन्होंने कहा था कि अब कोई पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने देखा साथ ही साथ जैसे ये बजट पेश हुआ उसके बाद जो है उन्होंने कह दिया है कि भाई हालात बड़े मुश्किल हैं, संगीन सूरत हाल इख्तियार करें, अगर हम सख्त फैसले नहीं लेंगे तो हमारी मैशत डिफॉल्ट की तरफ जाएगी। अब डिफॉल्ट का लफ्ज आपने पहले भी सुना होगा, पिछली हुकूमत भी बार बार यही अल्फाज दोहराती आई थी कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी मैशत डिफॉल्ट में जा रही है। बैंकरप्सी का आपने नाम सुना होगा, दिवालिया किसको कहते हैं ये आपने सुना होगा, लेकिन हकीकत में किसको कहते हैं? हमारी जो इकोनॉमी है वो डिफॉल्ट की तरफ, हम डिफॉल्टर होने के बिल्कुल करीब है। शब्बर जैदी साहब इससे पहले कह चुके थे कि हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो तब ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये अपोजिशन में थी और इसकी तरफ से महंगाई मार्च किया जाता था और कहा जाता था कि भाई कीमतों में इजाफा किया जा रहा है तो ये नामंजूर है, इसलिए हम लोग महंगाई मार्च कर रहे हैं। अब ये लोग जब खुद हुकूमत में आए हैं
تو ان کی طرف سے یہ توجیہ پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ اضافہ کرنا پڑے گا، ادروائز کیا ہوگا، ادروائز ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہ تو انہوں نے بات کر دی ہے، اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانے جا رہی ہوں کہ مقتدر حلقوں میں کس طرح سے ہلچل مچی ہے۔ اچھا جی، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں، اب بے چینی پھیل گئی ہے کیونکہ اب ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا۔ عمران خان جو بات آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ہٹانے کے معاملے میں سازش کی جا رہی ہے، پھر انہوں نے لفظ استعمال کیا مداخلت کا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتی ہوں، مداخلت کر کے، سازش کر کے عمران خان کو ہٹا دیا گیا، اس حکومت کو مسلط کر دیا گیا تاکہ وہاں پر بھی انورٹڈ کامرس میں جو قوتیں ہیں ان کے بھی کچھ پینشنز، ان کے بھی جو الاؤنسز ہیں اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، بجٹ پیش کر دیا گیا، جو جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا گیا، لیکن یہاں پر آ کے مقتدر حلقوں میں ہلچل اس رپورٹ نے مچائی ہوئی ہے کہ اب باقی یہ کمپنی نہیں چلے گی کیونکہ اس کمپنی نے ہماری معیشت کو ڈیفالٹ کے قریب تر کر دی ہے۔ ہمارے جو وہ چاہتے تھے، جو ان کے آپس میں پرسنل انٹرسٹ تھے، جو فائدے تھے، وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہے، وہ ان کو مل نہیں پا رہے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس وجہ سے اب باقی جو آگے جا کے بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اس حکومت کو بلیک میل کیا جائے گا، بلیک میل اس طرح سے کیا جائے گا کہ کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے۔ اگر یہ حکومت ان کی بات نہیں مانے گی تو یہ نہیں رہے گی۔ امریکہ جس نے مداخلت کی تھی، جو خان بار بار کہتا آیا تھا، خان کی ساری باتیں بالکل سچ تھی، حقائق پر مبنی تھی، اور اب آ کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ خان جو کہہ رہا تھا بالکل درست کہہ رہا تھا، لیکن اس ساری چیزوں نے کیا کیا ہے، ان ساری چیزوں نے خان کا کام آسان کر دیا ہے۔ اب خان کیا ہے، اس کی جو اسٹریٹجی تھی اس ملک کو آگے کس طرح سے لے کر چلنا اور کس طرح سے اپنی جو پاپولیرٹی گراف ہے اس کو کس طرح سے اپ کرنا ہے، وہ خان اس میں کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن آگے جا کے جیسے الیکشن ہوں گے اس الیکشن کو کس طرح سے اپنے نام کرنا ہے، اس کے لیے خان کا کام آسان ہو گیا ہے کہ ایک ایک کر کے خان کی ہر بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑی مار رہی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ابھی تک کی سچویشن ہے۔ بجٹ کے بعد کیا صورتحال بن گئی ہے، مقتدر حلقے جو ہے وہ اب کس طرح سے آگے پلاننگ کرے اور کس طرح سے انہوں نے اس حکومت کے ساتھ چلنا، اور خان کے لیے اگلا پلان کیا ہوگا، یہ میں نے آپ تک پہنچا دیا، آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اس حوالے سے جو بھی معلومات ہوگی میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔